The communism, the collapse of communism was followed in most of these countries by a painful process of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalistic system. The model of transition in Russia, Central Asia, and East Europe that was influenced by the World Bank and the IMF came to be known as shock therapy. Shock therapy varied in intensity and speed amongst the former Second World countries, but its direction and features were quite similar. Now see, after the collapse of communism, यानी कि साम्यवाद कम्युनिज्म जो है उसके ख़त्म होने के बाद जो ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज़ थी उनमें जो चेंजेस आने लगे, जैसे पार्टी का पॉलिटिकल चेंजेस आने लगे या इकोनॉमिकल चेंजेस आने लगे, वो क्या थे, वो बहुत पेनफुल थे। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को कष्ट उठाना पड़ा वहाँ जो चेंजेस वहाँ पे आने शुरू हुए। रूस और सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ थी और ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्री थी के देशों में कैपिटलिस्ट का संक्रमण तेज़ी से फैलने लगा और उन्होंने इस मॉडल को अपनाया। मतलब ये बीमारी वहाँ पे जो कैपिटलिस्ट की बीमारी थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बीमारी थी, वो वहाँ पे फैलने लगी कि अब हमारा देश कैसा होना चाहिए, हमारे देश में क्या होनी चाहिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए। ये बीमारी फैलने लगी इन सारे देशों के अंदर, इसलिए इसको क्या यहाँ पे इस वर्ड को क्या बोला गया है, संक्रमण। अगर आप डिक्शनरी भी खोल के देखेंगे तो ट्रांजिशन का पहला ही मतलब आएगा संक्रमण, परिवर्तन बाद में आएगा, पहले मतलब आएगा संक्रमण। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये संक्रमण फैलने लगा वहाँ पे सब जगह कि हमारे यहाँ पे कौन सी चीज़ होनी चाहिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अभी तक कौन सी चल रही थी, सोशलिस्ट। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने जो इनको मॉडल दिया था शॉक थेरेपी का, ठीक है, वो क्या था, हर देशों में अलग अलग गति का था, अलग अलग स्पीड का था। क्योंकि क्या होता है बेटा, हर जगह की एक तो फिजिकल कंडीशंस एक जैसी नहीं होती है, एक लोगों की आइडियोलॉजी एक जैसी नहीं होती है, या पॉलिटिकल सिस्टम्स एक जैसे नहीं होते, या कहीं पे चेंजेस होने के अंदर का टाइम लगता है। तो जो शॉक थेरेपी देना शुरू किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बेटा ये तो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो आप, आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक ने वो इनको जब इनको देना शुरू किया तो सब देशों की क्या थी, इंटेंसिटी अलग अलग थी, स्पीड क्या थी, अलग अलग थी, सब देशों को बराबर इस मॉडल के ऊपर लाने के लिए। क्योंकि क्या था होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, क्लाइमेटिक कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, आइडियोलॉजिकल कंडीशन, हर कंट्री की क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई बहुत तेज़ी से उसको एक्सेप्ट करता है, कोई धीमे धीमे किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है। क्लियर, समझ में आ गया फर्स्ट पैराग्राफ? कोई क्वेश्चन पूछना है फर्स्ट पैराग्राफ में? यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन related to first paragraph of shock therapy in post-communist regimes? Clear to all of you? Okay, we move on to the second paragraph now. Each of these countries was required to make a total shift to a capitalist economy, which meant rooting out completely any structure evolved during the Soviet period. Above all, it meant that private ownership was to be the dominant pattern of ownership of property. Privatization of state assets and corporate ownership patterns were to be immediately brought in. Collective farms are to be replaced by private farming and capitalism in agriculture. These transitions ruled out any alternate or third way
अदर देन स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। अब ये हर जो देश था उसको पूरा का पूरा शिफ्ट होना था। अभी तक तो वो किस में थे, यूएसएसआर के साथ थे, कम्युनिस्ट रिजाइम चल रहा था, सोशलिस्टिक सिस्टम था। अब ये इंडिपेंडेंट हो गए, अलग हो गए हैं यूएसएसआर से। अब इनको तो टोटली शिफ्ट होना था, यानी कि अभी तक जो इनमें चल रहा था उससे बिल्कुल ही अलग इनको शिफ्ट होना था। इट मीन्स रूटिंग आउट कंप्लीटली, यानी कि टोटल ही इनको शिफ्ट, टोटली जो अभी तक चला आ रहा था इनके देशों में उसको जड़ से ही निकाल करके ख़त्म करना। क्यों? क्योंकि अगर ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होते हैं तो इनकी जो सोशलिस्ट सिस्टम चला आ रहा था और कम्युनिस्ट रिजाइम के अंदर उसको पूरा जड़ से ही निकाल के बाहर फेंकना था। और उसके अंदर क्या करना था? सबसे पहले अबव ऑल इट मेंट दैट प्राइवेट ओनरशिप यूज वॉज टू बी डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहली चीज़ क्या थी? प्राइवेट ओनरशिप। अभी तक उस सिस्टम के अंदर क्या था? जितनी भी ओनरशिप थी वो सब किसके पास थी? गवर्नमेंट के पास थी, स्टेट के पास थी। अब सबसे पहली चीज़ इनको ये करनी थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी, ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स एंड कॉरपोरेट ओनरशिप पैटर्न्स वर टू बी इमीडिएट ब्रॉट इन। और ये जितने भी थे कॉरपोरेट, यानी कि सामूहिक, कॉरपोरेट मतलब होता है सामूहिक या संयुक्त या संगठित, यानी कि इन सब को क्या है, एक तरह से सबको संगठित करके टोटली क्या करना था? प्राइवेटाइजेशन करना था। कलेक्टिव फार्म्स अपन ने क्लास 9th के अंदर पढ़ा था। रशियन रेवोल्यूशन के अंदर फार्मिंग क्या होती थी? कलेक्टिव होती थी। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एक लैंड दे दिया जाता था। सपोज करो 10 फैमिली हैं, 10 फैमिलीज के बीच के अंदर एक लैंड दे दिया जाता था, पीस ऑफ लैंड दे दिया जाता था और इन 10 फैमिली को बोला जाता था आप इस लैंड के ऊपर फार्मिंग करिए। तो ये कलेक्टिव फार्मिंग होती थी। बेचारी 10 फैमिलीज मिलकर के क्या एक लैंड के ऊपर फार्मिंग करती थी, ये कलेक्टिव फार्मिंग होती थी। तो अब ये जो कलेक्टिव फार्मिंग है ये भी बंद करनी थी। अब फार्म्स भी क्या होने चाहिए? प्राइवेट होने चाहिए। अब जैसे हर फैमिली का एक फार्म, उसका खुद का। तो ये सारी चीज़ें क्या थी? चेंज होनी चाहिए। अब एग्रीकल्चर के अंदर भी कैपिटलिज्म आना चाहिए था, कैपिटलिज्म होना चाहिए था, पूंजीवादी होना चाहिए था, कैपिटलिज्म इकोनॉमी होनी चाहिए। एग्रीकल्चर भी जब प्राइवेट होगी तो कैपिटलिज्म होगी। तो दिस ट्रांजिशन रूल्ड आउट एनी अल्टरनेट और थर्ड वे। और इसके अलावा इस संक्रमण का से बचाव का और कोई रास्ता नहीं था, और कोई तीसरा रास्ता नहीं था। अगर आपको टोटली शिफ्ट करना है, अगर आपको डेवलप होना है, तो आपको प्राइवेट ओनरशिप की तरफ जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज इसके अलावा और कोई तीसरा रास्ता आपके पास नहीं है। क्लियर? एनी क्वेश्चन इन सेकंड पैराग्राफ? ओके अनुष्का, और कोई किसी को, सबको समझ में आ गया? क्लियर है? नाउ शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व अ ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दीज इकोनॉमीज। Development was now envisaged through more trade, and thus a sudden and complete switch to free trade was considered essential. The free trade regime and foreign direct investment (FDI) were to be the main engines of change. This also involved openness to foreign investment, financial opening up or deregulation and currency convertible. अब शॉक थेरेपी से जो